This is the CISF papers which conducted by the UPSC in the last week of April. Okay, after the CDS exam. So after the CDS 2025 exam, this paper was conducted by the UPSC. And if you are going to give the UPSC prelims this year, so this can be very important for you. Okay, many themes can be repeated directly from these papers. Okay, so I have solved, बहुत ही अच्छे से सॉल्व किया है पूरा, मतलब जितना भी थीम से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता था उसको मैंने बहुत ही डिटेल में सॉल्व किया, बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस 20 to 30% है इन सब पेपर से, चाहे वो CDS हो। देखिए, जितने भी एग्जाम 2025 इवन 24 में यूपीएससी ने कंडक्ट किया है, अपार्ट फ्रॉम द CSC और IS एग्जाम, IS एग्जाम के बाद जितने भी प्रीलिम्स के एग्जाम हुए हैं वो सारे आपके 2025 के लिए इम्पोर्टेंट हैं। उन सब की थीम इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये सब कुछ कर लेते हो तो आपका 20 से 25 नंबर आपको यहाँ से थीम जो होगी उससे आपको पता चल जाएगा। और अगर आपने डिटेल में कर लिया तो इतने आपके क्वेश्चन रिपीट होने के बहुत सारे चांसेस हैं। 20 से 25 नंबर आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हुए हैं तो मैंने वहाँ पर ये क्वेश्चन पोस्ट किया था। देखिए, क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है CISF का, मैंने एक क्वेश्चन पोस्ट किया था और अराउंड 100 लोगों ने देखा, और जिसमें से 70 ने तो स्किप कर दिया मतलब उनको तो पता ही नहीं था। स्किप कोई अगर उसको पता होता है तो वो मार्क करता ही है। 70 से ज़्यादा एस्पिरेंट जो थे उन्होंने ये क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन, स्किप कर दिया। ठीक है, पॉलिटी का क्वेश्चन है जिसमें हम सोचते हैं कि 90 और 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए। 70% लोगों ने स्किप कर दिया, 30 लोगों ने इसका आंसर दिया, और जिसमें से आपको ये बहुत हैरानी होगी केवल 6 लोगों का सही था ये क्वेश्चन। ओनली 6 एस्पिरेंट का सही था। बहुत ही सैड सिचुएशन है ये, बट आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट होता है थीम और कॉन्सेप्ट। और जबकि मैंने ये क्वेश्चन, इस बेसिस पे क्वेश्चन मैंने कई बार आप लोगों को बताया था कि जब भी फंडामेंटल ड्यूटीज पे क्वेश्चन पूछे तो कुछ टर्म्स जो हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए। तो आप भी ये क्वेश्चन पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि which of the above are fundamental duties under the Constitution of India? So first statement is respect the national song of India. Second, renounce practices derogatory to the dignity of the woman, abjure violence, render military service when called upon to do so. ओके, सो नाउ जब भी मैं फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में आपको बताता हूं तो आई ऑलवेज टोल्ड यू कि देयर इज नो मेंशन ऑफ नेशनल सॉन्ग, देयर इज नो मेंशन ऑफ नेशनल सॉन्ग, नो मेंशन ऑफ नेशनल सिंबल्स। ठीक है, दीज टू वर्ड आर नॉट मेंशन इन द फंडामेंटल ड्यूटीज। सो एंड व्हेन यू विल सी द ऑप्शन यू कैन सी दैट कि मिनिमम 1 इज करेक्ट एंड मैक्सिमम 2 इज करेक्ट, मतलब 2 तो इनकरेक्ट है ही इसमें से। बट यूपीएससी के आपके CSC में क्या करेगा, ऑप्शन चेंज कर सकता है ना, 1 2 3 4 भी दे सकता है, 1 3 4 भी दे सकता है। तो आपको ये समझना है कि यहाँ पर तो ऑप्शन इजी मिल गया था, बट यूपीएससी ऑप्शन हार्ड कर देगा। सो there is in fundamental duty there is no mention of national song, national symbols. There is national anthem, mention of national anthem Jan Gan Man. Okay, so 1 is incorrect. फिर second is कहीं दे this is correct कि ये मेंशन है, डायरेक्टली मेंशन है कि renounce the practices which are derogatory to the dignity of the woman, abjure violence, this is also directly mentioned. Okay, now this render military service, no, there is no mention of the military service, there is a mention of national service. देखिए, आप मिलिट्री में नहीं है फिर भी आप नेशनल सर्विस कर सकते हैं, देश की सेवा कर सकते हैं विदाउट गोइंग इन द मिलिट्री। सो देयर इज नो डायरेक्ट मेंशन ऑफ मिलिट्री सर्विस। तो 1 and 4 इज इनकरेक्ट, 2 and 3 इज करेक्ट। फंडामेंटल ड्यूटीज में आपको एवरी वर्ड पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ये पूरा अटैच कर दिया, आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर कहते हैं कि
टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, मतलब नेशनल सॉन्ग नहीं है, आपको ये याद रखना है कि नेशनल फ्लैग है और नेशनल एंथम है, प्लीज डू रिमेंबर। ओके, फिर मैं आपको क्या बताऊं कहां पर आपको ये थोड़ा ट्रिक कर सकता है। ये देखिए यहाँ पर, रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ द वुमेन, एंड यू हैव टू रिमेंबर दैट कि प्रमोट द ब्रदरहुड अमंग्स ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, फिर मैं बताऊं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रीलिम्स में आया है कि देयर इज अ mention of the composite culture, we have to preserve promote heritage of our composite culture, there is no mention of unitary culture। यूपीएससी ऐसे करता है कि to value and preserve the rich heritage of unitary culture, नहीं, composite culture है, composite वर्ड है। ठीक है, फिर इतना ही याद रखना है आपको कि देयर इज अ मेंशन ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द इन्वायरमेंट। आपको नहीं याद होता कि नेशनल फ्लैग, वाइल्ड लाइफ, ये नहीं है, फिर भी आप काम चल जाएगा। इन्वायरमेंट का मेंशन है, और वन थिंग यहाँ पर मेंशन है कि कंपेशन होना चाहिए लिविंग क्रिएचर्स के लिए, डू नॉट फॉरगेट, प्लीज डू नॉट फॉरगेट, दिस इज मेंशन इन द फंडामेंटल ड्यूटीज डायरेक्टली। ओके, फिर डेवलप साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, ये सब बहुत ही बार यूपीएससी ने पूछा है कि ये सब मेंशन है कि नहीं। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं, इतना नहीं, ये कुछ वर्ड थे जो आपको याद रखना है। हमको पता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे। ठीक है, फिर सरदार सोरेन सिंह कमेटी आती है, उसने रिकमेंड किया कि फंडामेंटल ड्यूटीज को क्या करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में लाना चाहिए। तो कौन सा अमेंडमेंट आया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, और उसके थ्रू हमने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51 ये में इंक्लूड कर दिया, या पार्ट 4 ये में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बाकी आपको फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में तो पता ही होगा कि दे आर नॉट जस्टिसेबल एंड फंडामेंटल ड्यूटीज फॉर ओनली सिटीजन, दे आर फॉर ओनली सिटीजन, फॉरनर के लिए नहीं है, नो फॉरनर, दे आर नॉट जस्टिसेबल। और फंडामेंटल ड्यूटीज में एक ही बार अमेंडमेंट, यहाँ पर देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज कब इंक्लूड कर गई, तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट से, और एक ही बार इसमें इंक्लूजन के बाद एक बार अमेंडमेंट हुआ है ओनली, कब, 86th अमेंडमेंट हुआ 2002 में। ऑलरेडी इस पे सीडीएस में क्वेश्चन पूछा गया अभी, तो प्लीज़ जो मैंने सीडीएस को सोल्यूशन कराया था, अगर आपने वो कर लिया होता तो सीआईएसएफ में आपका 8 से 10 मार्क्स आपको मिल जाते केवल वहाँ से। इसीलिए मैं कहता हूँ मैं बहुत डिटेल में और बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड सोल्यूशन देता हूँ आपको। ठीक है, तो ये आप याद रखिए कि एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है जो कि 86th अमेंडमेंट हुआ, और ये के नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि एजुकेशन की बात करती है उसको ऐड किया गया। हमको पता है 86th अमेंडमेंट एक्ट जो 2002 में हुआ, उसके अंडर हमने क्या किया, आर्टिकल 21 ये, जिसमें हमने कहा कि एलिमेंट्री कंपलसरी एजुकेशन होना चाहिए फॉर द चिल्ड्रेन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 86 पे सीडीएस में भी क्वेश्चन आया था, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इनडायरेक्टली पूछा है इन्होंने। तो ये 11 नंबर क्वेश्चन था, इसको मुझे लगा किसी से स्टार्ट करना चाहिए। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन था जो कि इंपॉर्टेंट लग रहा है, इसको भी मैं बता देता हूँ। बाकी देखिए ये सब जो आपको लगे तो एक बार देख लेना, मैंने केवल आंसर मार्क कर दिए जो कम इंपॉर्टेंट है, उसका मैंने केवल आंसर मार्किंग कर दिया है, तो आप देख लेना। ठीक है, ये देखिए जैसे क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ड्राई एयर इन द लोअर एटमॉस्फेयर। हमको पता है मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एटमॉस्फेयर क्या होता है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन होता है। यहाँ पर जब ड्राई एयर इंक्लूड कर दिया तो थोड़ा ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैंने उसका आंसर दे दिया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर मतलब सोच लीजिए कि 2 साल से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पे इतना क्वेश्चन पूछ रहा है यूपीएससी की, कोई बात ही नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन। तो इसमें कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द हैबिटेट फॉर द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड।
देखिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हमें पता है कि ग्रास लैंड में होता है, इसका जो हैबिटाट है वो ग्रास लैंड एरिया है, एरिड इकोसिस्टम है इंडिया, और ये ओनली इट इज़ ओनली फाउंड इन द इंडिया एंड पाकिस्तान, और कहीं नहीं मिलता, ओनली इंडिया एंड पाकिस्तान। ओके, और ये सेमी एरिड और एरिड ग्रासलैंड एरिया में पाया जाता है इंडिया पाकिस्तान में। आपको पता होगा कि कच्छ वाले एरिया में, और डेजर्ट नेशनल पार्क ऑफ राजस्थान, ठीक है, वहाँ पर आपको मिलेगा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि इंडिया और पाकिस्तान ये दो कंट्री हो गई जहाँ पर मिलता है, लेकिन इंडिया में इट्स नॉट ओनली कन्फाइंड टू द राजस्थान, इट्स आल्सो फाउंड इन द गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। एंड कहाँ ये नहीं मिलेगा आपको? वेटलैंड्स में नहीं मिलेगा, वेटलैंड, हिली कोस्ट, डेंस फॉरेस्ट, इन सब में आपको नहीं। ये मैंने बताया ना कि ये सेमी ग्रासलैंड और सेमी एरिड एरिया में, ठीक है। अब देखिए डेजर्ट नेशनल पार्क में इसकी पॉपुलेशन बहुत है, लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, जो कि राजस्थान में आपको मिल जाएगा, जैसलमेर में। फिर नानज ग्रासलैंड महाराष्ट्र में भी मिलेगा, रोलापड्डू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा, बेलारी प्लेन्स जो है कर्नाटका में, वहाँ पर भी आपको एक दो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड दिख ही जाएंगे। तो अगर यूपीएससी कहे कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आर एंडेमिक टू राजस्थान और एंडेमिक टू इंडिया, इनकरेक्ट हो जाएगा। ये सब आपको डेवलप करना पड़ेगा, आपसे खुद से क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। अभी एक मैंने यहाँ पर एमसीक्यू दे दिया है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पे, खुद देख लेना और बताना। कह रहे हैं यहाँ पर कि इट इज़ फाउंड ओनली इन इंडिया एंड पाकिस्तान, बिल्कुल करेक्ट, मैंने अभी बताया ना। फिर कह रहे हैं कि इट प्रेफर स्वैम्पी वेटलैंड हैबिटेट्स, मैंने अभी क्या बताया आपको कि सेमी एरिड, ड्राई ग्रासलैंड एरिया, एरिड एरियाज में ये पाए जाते हैं, तो सेकेंड इज इनकरेक्ट। फिर कह रहे हैं कि इट इज प्रोटेक्टेड अंडर द शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, दैट्स करेक्ट। तो 1 एंड 3 इज करेक्ट, सी आपको यहाँ पर दिख जाएगा। और यहाँ पर आप फिर ये एक और है, आप देख लेना, ठीक है, एमसीक्यू, यहाँ पर आपको आंसर भी दिख जाएगा। तो ये आप अच्छे से कर लेना, मैंने आपको बता दिया है जितना हो सकता था इसमें। फिर देखिए ये 11 नंबर ऑलरेडी हम कर चुके हैं, मैंने आपका इसका आंसर बताया था 2 एंड 3, ठीक है। फिर देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। सीडीएस में भी मैंने ये कराया था क्वेश्चन, क्योंकि पूछा गया था। फिर उससे पहले मैंने जियो साइंटिस्ट में कराया था, क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि मैंने ये आपको सीडीएस में बता दिया था कि इस बार जो बॉडी है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो, चाहे वो स्टेचुटरी बॉडी हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उनमें अगर मैं बताऊं तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और यहीं तक नहीं, आपको इंटरनेशनल लेवल पर जो भी ह्यूमन राइट की बात करता है उस पर आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अभी देखते हैं, खुद सॉल्व करने का थोड़ा अप्रोच भी देख लेंगे। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात कर रहा है, कह रहे हैं कि इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब देखिए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इट इज़ अ, हमें पता है स्टेचुटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल में मेंशन नहीं है, तो ये इनकरेक्ट हो गया पहले ही। फिर क्या कि चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हैज़ टू बी अ मेंबर ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नाउ यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि जब 2019 में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में अमेंडमेंट आया, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का ओरिजिनल एक्ट क्या था, तो 1993 था, ठीक है। तो उसमें 2019 में गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किया और कहा कि देखो जो चेयरपर्सन है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का, वो कौन हो सकता है, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ साथ कोई भी जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी बन सकता है। तो यहां पर आपको क्या समझ में आया कि दिस इज नॉट इंटायरली करेक्ट, ओके। फिर कह रहे हैं कि देयर शेल बी एटलीस्ट 1 वुमेन मेंबर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, दैट्स करेक्ट। तो यहां पर आपको एक मेंबर तो वुमेन होनी ही चाहिए इस कमीशन में, ये भी आपका कब ऐड हुआ, 2019 के अमेंडमेंट से ऐड हुआ। बाकी आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पढ़ लेना, यहाँ पर मैंने दिया कि आफ्टर 2009 अमेंडमेंट इट कैन आल्सो बी अ फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जजेस, तो सुप्रीम कोर्ट जज भी हो सकते हैं, नॉट ओनली द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ओनली सीजीआई नहीं, ठीक है।
बाकी मैंने इस नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को सीडीएस में बहुत ही डिटेल में करा दिया था, इसमें भी मैं ऐड कर दूंगा। आई थिंक आई फॉरगेट टू ऐड मोर कंटेंट। एक मिनट दीजिए, नहीं यहाँ पर देख लीजिए मैंने ऐड कर दिया है। वही मैं क्या फॉरगेट कैसे मैं भूल सकता हूँ ऐड करना। बाकी यहाँ पर पढ़ ले, चेयरपर्सन या चेयरमैन कौन हो सकता है कि हु हैज़ बीन ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। याद रखना कि हाई कोर्ट नहीं मेंशन है, हाई कोर्ट नहीं मेंशन है, हाई कोर्ट नहीं मेंशन, 1000 बार बोल रहा हूँ, ठीक है। बाकी मेंबर कौन कौन हो सकता है एक बार आप देख लेना कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन फॉर वुमेन का एक मेंबर होगा, SC ST से एक मेंबर्स होंगे जो कमीशन है, माइनॉरिटी कमीशन जो है उससे भी एक मेंबर्स होंगे, और कौन मेंबर होगा, रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या सर्विंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के एक मेंबर्स हो जाएंगे। फिर सर्विंग और रिटायर्ड जज ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के एक मेंबर होगा। 2 पर्सन जिसको प्रैक्टिकल नॉलेज होगा ह्यूमन राइट के बारे में वो मेंबर होंगे। और ये सब एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं जो कमीशन मेंबर्स हैं, याद रखना। बाकी ये पढ़ लेना यार खुद से, मैं सब कुछ थोड़ी ना यहाँ पे स्पून फीडिंग कराऊँ तो अच्छा लगेगा ना, नहीं अच्छा लगेगा, आपकी बेइज्जती है इसमें। फिर देखिए 13 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कैट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। अब देखिए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बारे में पूछा गया, फिर ये बॉडी आ गई। ये थर्ड क्वेश्चन आई थिंक है जो बॉडी पर पूछा गया, सीडीएस में भी ऐसा ही है। कह रहे हैं कि इट्स ऑर्डर कैन बी चैलेंज बिफोर हाई कोर्ट। देखिए कैट का जब बिफोर मतलब आप कह सकते हैं कि बिफोर जब कैट फॉर्म हुआ था तब ये था लिखा गया था कि जो कैट का ऑर्डर है वो ओनली सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। बट सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू करके ये कहा कि देखिए जो कैट का ऑर्डर है वो हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया जा सकता है। तो अभी का क्या प्रोविजन है कि यस कैट ऑर्डर कैन बी चैलेंज इन द हाई कोर्ट, ठीक है। फिर कहिए कि इट हैज़ द सेम पावर लाइक अ हाई कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ, दैट्स ट्रू। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो प्रोविजन है वो कैट में भी पड़ता है, आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, जो हाई कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट है वो किसी लॉ के अंडर काम करते हैं ना, उनका अपना लॉ होता है कि हाँ जैसे भारतीय न्याय संहिता हो गया, इन सब पे काम करेगा। लेकिन कैट जो है वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करता है, वो किसी लॉ से बाउंड नहीं है, ये आप याद रखेंगे, प्लीज डू रिमेंबर दैट, ओके। कैट के जो चेयरमैन होंगे या मेंबर्स होंगे वो कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट करेंगे, ठीक है। बट आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, डू नॉट फॉरगेट, ओके। फिर कह रहे कि जो चेयरपर्सन होगा वो हाईएस्ट अथॉरिटी मस्ट बी ए सिटिंग और रिटायर हाई कोर्ट जज। देखने अब यहाँ पर याद रखना है सुप्रीम कोर्ट नहीं है, हाई कोर्ट है। चेयरपर्सन कौन हो सकता है, या तो सुप्रीम जो पहले मतलब सिटिंग हाई कोर्ट जज हो सकते हैं या रिटायर हाई कोर्ट जज हो सकते हैं। कितने टर्म के लिए, 5 ईयर का टर्म होता है और अंटिल द रीच एयर ऑफ 65 ईयर्स। भाई प्लीज रिमेंबर, हाथ जोड़ के विनती है, अगर लिख दिया मैंने तो आप याद रख लेना, ठीक है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है कैट का, कैट वाज फाउंडेड अंडर द आर्टिकल ऑफ 323 ये ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इतना ही याद रखोगे काम हो जाएगा मोस्टली। बाकी ये दो आपको ऑप्शन भी याद रखना है, ये भी आपका नॉलेज ही है, आपको भूलना नहीं है, ठीक है। फिर याद रखना, ये देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज आर करेक्ट। कह रहे कि इट इज ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ एवरी फॉरनर हु इज इन इंडिया टू ऑब्जर्व फंडामेंटल ड्यूटीज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने जब फंडामेंटल ड्यूटीज का अभी आपको क्वेश्चन कराया था ये वाला, मैंने क्या बोला था कि फॉरनर के लिए नहीं है, वो इंडियन सिटीजन के लिए है फंडामेंटल ड्यूटीज, ये इनकरेक्ट हो गया। फिर कह रहे कि सम देखिए सम वर्ड आ गया, सम फंडामेंटल राइट्स गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर अवेलेबल टू द फॉरेन नेशनल्स हु आर इन इंडिया। देखिए ये बहुत ही बेसिक थिंग्स है और आप कमेंट करेंगे कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट सिटीजन्स को केवल अवेलेबल हैं और कौन कौन से सिटीजन और फॉरेनर्स दोनों को अवेलेबल हैं, ये आपको कमेंट करना, मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है। फिर देखिए 15 नंबर कह रहे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डीपीएसपी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर करेक्ट।
कह रहे कि डीपीएसपी स्ट्राइव टू मिनिमाइज इनइक्वलिटीज ऑफ इनकम अमंगस्ट इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स। आर्टिकल 38 यही बात करता है कि हमें इनकम इनइक्वलिटी, स्टेटस इनइक्वलिटी, अपॉर्चुनिटी में इनइक्वलिटीज जो है उनको कम करना है। तो ये सही हो गया। फिर कहे कि दे स्ट्राइव टू मिनिमाइज इनइक्वलिटी ऑफ स्टेटस, यही मैंने अभी बात की। तो ये दोनों सही है यहाँ पर। ये आर्टिकल 38 मैंने डायरेक्टली यहाँ पर पूरा अच्छे से लिख दिया है, प्लीज़ एक बार गो थ्रू हो लेना आप। जैसे मैं बात करूँ, आर्टिकल 38 किसकी बात करता है? स्टेट टू सिक्योर सोशल ऑर्डर। सोशल ऑर्डर मतलब स्टेटस में, इनकम में, यही तो सोशल ऑर्डर है। प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल्स। तो ये कह रहा है कि स्ट्राइव टू द प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल्स बाय सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग as effective as social order in which justice, social, economic and political shall inform all the institution of the national life। तो देखिए, प्रियम्बल के अलावा सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस कहाँ मेंशन है? तो आर्टिकल 38 में। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी, ठीक है। फिर देखिए, द स्टेट सेल इन पार्टिकुलर स्ट्राइव टू मिनिमाइज द इनइक्वलिटीज इन इनकम, endeavor to eliminate inequalities in status, facilities, opportunities, not only among the individual but also among the group of people residing in different areas। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर कितना अच्छा, ये आप पूरा पढ़ लेना प्लीज़, मेरे लिए पढ़ लेना, अपने लिए नहीं तो, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी काफ़ी क्वेश्चन है इसमें। देखिए, इसमें कह रहा है कि रिवोल्ट का जो 1857 रिवोल्ट हुआ था, कोल ट्राइबल रिवोल्ट, छोटा नागपुर में। आपको क्या याद रखना है कि कोल ट्राइबल रिवोल्ट कब हुआ था? 1857 में। कहाँ पर हुआ था? छोटा नागपुर में हुआ था, ठीक है। किसने किया था? कोल ट्राइबल्स ने किया था। तो उसके लीडर कौन थे? तो इसको याद रखना, गुनु, गुनु नाम याद रखिएगा थोड़ा। अब देखिए, जो ये कोल ने रिवोल्ट किया था, ये 2 बार किया था। एक बात याद रखना, कोल रिवोल्ट वाज हैपन इन 2 टाइम्स। एक जो आपका हुआ था 1832 के अराउंड हुआ था। यहाँ पर देखिए 1832 के और 1839 के बीच में हुआ था कोल रिवेलियंस, ठीक है, कुछ छोटा नागपुर में। और इसके जो लीडर थे वो बुद्धू भगत से और मदार महतो से, जाओ भगत थे, मतलब भगत ऐसे वर्ड टर्मोलॉजी आप याद रख लीजिए, ये सब इसके लीडर्स थे, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे। और उसके बाद कब हुआ? 1857 में हुआ। और जिसके आपको लीडर थोड़ा मिल जाएंगे, शाहमल हो गए, बिरजू विलेज में हुआ था। और इसके एक लीडर थे गन्नू, प्लीज़ यहाँ याद रखना। फिर यहाँ पर एक टर्मोलॉजी है मौलवी अहमदुल्ला शाह। ये अवध के जब 1857 का रिवोल्ट हुआ था तो अवध में ये रिवेलियन से रिलेटेड थे, अवध में रिवोल्ट किए थे। और इनको कहा जाता है लाइट हाउस ऑफ रिवेलियन, डो नॉट फॉरगेट। ऐसे यूपीएससी कहेगा लाइट हाउस ऑफ रिवेलियन इज इन 1857। तो कौन थे? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह थे, ठीक है। कहाँ पर किए थे रिवोल्ट? अवध में किए थे, ठीक है। यहाँ पर देखिए शाहमल है, तो शाहमल के बारे में मैंने यहाँ पर बता दिया है, आपको याद रखना है, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट, ठीक है। इन्होंने कहाँ पर रिवोल्ट किया था? मेरठ रीजन में 1857 में, ओके। बाकी वो पढ़ लेना कुछ यार। फिर कह रहे कि इन द एंशियंट संस्कृत लिटरेचर द नेम प्रयाग ज्योतिषा वाज यूज्ड एज अ डेजिग्नेशन फॉर द आसाम। याद रखना है, अगर कोई कहे कामरूपा किंगडम कौन था, तो वो भी कौन था? आसाम था। यहाँ पर देख लीजिए मैंने लिख दिया कामरूपा, मॉडर्न आसाम को, प्रयाग ज्योतिषा आसाम को। आसाम और जम्मू एंड कश्मीर, ये 2 एरिया एंशियंट हिस्ट्री के लिए और मेडिवल हिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, दोनों याद कर लेना, ठीक है। अच्छा, एंशियंट मणिपुर में कुछ लिटरेचर याद रखना, जैसे प्यूहॉस हैं। आप कहोगे क्यों दे रहे हो? बस याद रखना, बाद में आपको पता चलेगा, जब पूछा जाएगा तब आप याद रखना, ठीक है। फिर महाभारत के टाइम पे आसाम में एक किंग होता था जिसका नाम था भागादत्त, याद रखना ये भी, ठीक है। बाकी देख लेना अपने अकॉर्डिंग। फिर देखिए कह रहे कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ त्रवणकोर इन 18th सेंचुरी। अब ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, त्रवणकोर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका मॉडर्न हिस्ट्री के रिलेटेड। आप ये लोग लिख भी सकते हैं, बाकी जितना मैंने दिया उतने से आपका काफ़ी काम हो जाएगा।
तो त्रावणकोर की कैपिटल कौन थी 18th सेंचुरी में? त्रिवंद्रम। और उस समय किंग कौन था त्रावणकोर का? तो आपको नहीं को पता होगा, मार्तंड वर्मा। मार्तंड वर्मा वाज द किंग इन द 18th सेंचुरी ऑफ द त्रावणकोर। और इसी ने कैपिटल शिफ्ट किया था कहाँ से? पद्माभापुरम से त्रिवंद्रम। ठीक है, ठीक है, मार्तंड वर्मा थे। एक बैटल याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है, सीडीएस में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। बैटल ऑफ कोलाचल जो 1741 में हुआ था, जिसमें तरवंड जो है मार्तंड वर्मा है, त्रावणकोर का किंग, इसने डच को डिफीट कर दिया था। मतलब सोचिए, डच को, इतनी बड़ी पावर थी उस टाइम पे, इसने डच को डिफीट कर दिया था। और ये ऐसी पहली विक्ट्री थी जिसको किसी एशियन किंग ने किसी यूरोपियन कॉलोनियल पावर को डिफीट किया था। तो डू रिमेंबर दिस प्लीज। ओके, फिर ये यहाँ पर ये देख लीजिए, कह रहे कि which among the following is not included among the महाजनपदाज इन द अर्ली बुद्धिस्ट लिटरेचर। देखिए, हमें पता है कि बुद्धिस्ट लिटरेचर और जैन लिटरेचर, ये दो लिटरेचर हैं जो महाजनपदाज के बारे में हमें बताते हैं। ठीक है, बुद्धिस्ट लिटरेचर जैसे हो गए सुत्त पिटकाज हो गए, या अगुंतर निकाय, और अगुंतर निकाय जो हो गया, जो कि सुत्त पिटका का ही पार्ट है कहीं ना कहीं, वो आपको महाजनपदाज के बारे में बताता है कि 16 महाजनपदाज थे। फिर आपको ऐसे जैन लिटरेचर भी हैं, वो भी बताते हैं। ठीक है, तो उसमें कौन से महाजनपदा नहीं था उस टाइम पे? तो देखिए, जो आप देखेंगे कलिंगा महाजनपदा कहीं आप मेंशन नहीं देखते हैं। चेदी देखते हैं इसके जगह पे, आप चेदी देख सकते हैं, बट कलिंगा नहीं देखते। वज्जी तो आपको पता ही होगा, बहुत ही फेमस था। गंधारा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में था। अवंती बहुत ज़्यादा फेमस था ये भी। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर आपको क्यों नहीं दिया डाटा, क्योंकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था और मुझे लगा नहीं। ठीक है, या देखिए, मैंने बुद्धिस्ट लिटरेचर की बात की, क्वेश्चन आ गया, कह रहे कि धम्मापदा इज ए पार्ट ऑफ, डायरेक्टली पूछा जा सकता है टर्मिनोलॉजी में आपसे। धम्मापदा इज अ पार्ट ऑफ, आपको याद रखना है कि ये जो जितने भी यहाँ पर लिटरेचर दिए गए दे ऑल आर पार्ट ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर। पहले तो आप ये याद रखो। ठीक है, मध्यमका निकाया, विनय पिटका क्या है? ये बुद्धिस्ट लिटरेचर है जो मोनेस्ट्रीज के रूल से रिलेटेड है, कि मोनेस्ट्रीज में जो लोग रहते हैं, जो संघ में लोग आते हैं बुद्धिस्ट संघ में, वो किस रूल से गवर्न किए जाएंगे। तो ये है विनय पिटका। ठीक है, जातकाज क्या है? मतलब बुद्धा के छोटी छोटी स्टोरीज, जो प्रीवियस लाइफ की स्टोरीज हैं, उन सब के बारे में दिया गया है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। खुद का निकाय आपको याद रखना है, जिसमें धम्मापदा दिया गया है। और आपको ये एक बात ये याद रखना है कि खुद का निकाय इज अ पार्ट ऑफ सुत्त पिटका, एंड सुत्त पिटका इज अ, आप कह सकते हैं, बुक वेयर यू कैन फाइंड द डिस्कोर्स और टीचिंग ऑफ द बुद्धा। तो ये आप याद रखेंगे। बाकी यहाँ पर आप पढ़ेंगे विनय पिटका क्या है, जिसमें रेगुलेशन ऑफ मोनेस्टिक रूल्स दिया गया है, मोंक्स का रूल्स दिया गया है कि कैसे उनको रेगुलेट किया जाएगा। सुत्त पिटका की बात करें तो मैंने बताया ना, बुद्धा के क्लोज डिसाइपल्स और बुद्धा के सरमन्स और डिस्कोर्सेस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अभिधम्म पिटका एक और है, वहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा? फिलोसफिकल, और आपको फिलोसफिकल टीचिंग मिल जाएगी बुद्धा की। ठीक है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्लीज़ डू रिमेंबर, डोंट फॉरगेट। यहाँ पर मैंने मार्क क्यों नहीं किया कि आप अटेम्प्ट करें पहले, फिर आंसर देखें। ठीक है, फिर ये देखिए क्वेश्चन सीधा, मतलब ये सीडीएस से आपका इन्फ्लुएंस है, सीडीएस और यूपीएससी। और यूपीएससी में मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि इस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कह रहे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द इवोल्यूशन ऑफ द लिथोस्फीयर इज आर करेक्ट। अब हम देखते हैं। कह रहे कि ड्यू टू द ग्रेजुअल इंक्रीज इन द डेंसिटी, द टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ हैड इंक्रीज। अब देखिए, हमें पता है कि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं डेंसिटी इंक्रीज होती है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है। तो जैसे जैसे हम ज़मीन के अंदर जाएंगे, व्हेन वी गो इनसाइड द अर्थ मोर डीपर, द टेम्परेचर, डेंसिटी एंड प्रेशर इंक्रीज। ओके, एंड क्योंकि
डेंसिटी इंक्रीज हुई, उससे और भी टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर भी इंक्रीज हुआ, और टेम्परेचर इंक्रीज होने से आपको क्या मिलता है, मोल्टन मैग्मा आपको मिलता है, लावा मिलता है, आपको एस्थेनोस्फेयर देखने को मिलता है। एस्थेनोस्फेयर वो क्या है, जो अपर मोस्ट पार्ट ऑफ लावा। एस्थेनोस्फेयर क्या है, अपर मोस्ट पार्ट ऑफ लावा, या अपर मोस्ट, सॉरी लावा नहीं, अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मैग्मा, जो कि आपको प्लास्टिक वे में मिलेगा, या प्लास्टिक स्ट्रक्चर, मतलब बहुत ही लूज स्ट्रक्चर्स है, और इसी से आपको लावा निकलता है, जो कि आपका वोल्केनिक एरप्शन होता है। तो क्या वोल्केनिक एरप्शन से आपके लिथोस्फेयर में कोई चेंजेस नहीं है? लिथोस्फेयर मतलब, आप लिथोस्फेयर किसको कहते हैं, क्रस्ट एंड अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मैग्मा, दैट कॉल द लिथोस्फेयर। तो इससे क्या चेंजेस नहीं है लिथोस्फेयर में? बहुत सारे डेक्कन प्लेटू किससे क्रिएट हो, कहीं ना कहीं वोल्केनिक इरप्शन से। तो ये सही हो गया आपका, समझा रहा हूँ जिससे आप आगे चलकर सही कर ले। और क्वेश्चन है, कह रहे कि इन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन द मटेरियल इनसाइड द अर्थ स्टार्टेड गेटिंग सेपरेटेड। देखिए यही रीजन तो है कि अगर हम कोर में जाएं तो वहाँ पर हार्डेस्ट मटेरियल हमको निकिल मिलेगा, फेरस मिलेगा, ठीक है, और क्रस्ट में जाएं तो वहाँ पर आपको लाइट मटेरियल मिलेंगे, हल्के मटेरियल मिलेंगे, तो सेपरेट हो गया, ठीक है, अपॉन देयर डेंसिटीज। तो ये भी हमारा कहीं ना कहीं लिथोस्फीयर को इम्पेक्ट किया, सेपरेशन, क्योंकि सेपरेशन नहीं होता तो कोई मैग्मा ना होता, कोई वोल्केनिक इरप्शन नहीं होता, कोई मतलब प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ भी इसी से होती हैं। तो ये सब भी है, तो 1 और 2 दोनों यहाँ पर करेक्ट हैं। मैंने आपको समझा दिया है, बाकी आपका पढ़ने का काम है कि ये सब आप पढ़ेंगे, मैंने आपको देखने के लिए नहीं दिया है, ये सब आप पढ़ेंगे खुद से, देखने के लिए नहीं दिया है मैंने, ठीक है। क्रस्ट क्या है, देखिए, सॉरी, लिथोस्फीयर क्या होता है, क्रस्ट, मैंने क्या बताया था, क्रस्ट एंड अपर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ मेंटल। एस्थेनोस्फीयर क्या है, एस्थेनोस्फीयर वो पार्ट है आपका, आप कह सकते हैं एस्थेनोस्फीयर वो पार्ट है जो आपका प्लास्टिक बे में मिलता है, जो आपका लूज स्ट्रक्चर है, जहाँ से आपका मैग्मा निकलता है, सॉरी, जहाँ से आपका लावा निकलता है, ठीक है। तो मेंटल का जो लूज स्ट्रक्चर है वो एस्थेनोस्फीयर है। मेंटल के आप समझ गए। इनर कोर, आपको पता है इनर कोर आपका क्या है, इनर कोर आप जो देखेंगे वो आपका सॉलिड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनर कोर सॉलिड है, और आउटर कोर क्या है, लिक्विड है, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, प्लीज डू रिमेंबर। फिर देखिए यहाँ पर जो मैंने बताया था वहीं से कहीं ना कहीं अभी जो मैंने आपको समझाया वहीं से क्वेश्चन है, कह रहे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द ओशियन क्रस्ट इज आर करेक्ट। वही क्वेश्चन रिपीट हुआ, कह रहे कि द ओशियन क्रस्ट रॉक्स आर मच यंगर देन द कॉन्टिनेंटल रॉक्स। देखिए ये हम एनसीईआरटी में डायरेक्टली पढ़ते हैं, और वैसे भी समझिए जो ओशियन क्रस्ट की रॉक्स हैं वो चेंज होती गई हैं वोल्केनिक इरप्शन से। जो मिड ओशियनिक रीजेस हैं, जो ओशियन में की रॉक्स हैं, वहाँ पर उनका चेंज होता गया है विद द टाइम। तो ये सही है बिल्कुल, ठीक है। फिर कहे कि द ओशियन क्रस्ट जो है, जो ओशियन की क्रस्ट है, रॉक्स आर इक्विडिस्टेंट, जो इक्विडिस्टेंट ऑन द आइदर साइड ऑफ द क्रस्ट ऑफ मिड ओशियनिक रीजेस शो सिमिलरिटीज इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, दैट्स आल्सो करेक्ट। अगर मान लीजिए यहाँ पर ये मिड ओशियनिक रीजेस है और ये यहाँ पर आउटफ्लो हो रहा है, तो जो रॉक्स यहाँ पर दोनों तरफ जो इक्वी डिस्टेंस पे होंगी, 1-1 मीटर पे मान लेते हैं जो रॉक होंगी, उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होगी, ठीक है। तो ये भी सही है आपका, ये भी सही है, दोनों सही है आपका। आप अच्छे से देखेंगे यहाँ पर, पढ़ना इसको अच्छे से, तब आपको समझ में आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ओशियन क्रस्ट का अगर हम देखें तो वो ओनली कितने ईयर्स ओल्ड है, 2 मिलियन ईयर्स, बट जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो 4 बिलियन ईयर्स से ज़्यादा ओल्ड है, ठीक है। मैग्नेटिक सिमिट्री आपको देखने को मिलेगी मिड ओशियनिक रीजन में, दैट प्रूव्स दैट द सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी इज करेक्ट, ठीक है। ये आपको एनसीईआरटी में भी देखने को मिल जाएगा। बाकी ये आपका पढ़ने का काम है, आप पढ़ेंगे आई होप। बाकी मैंने यहाँ पर देखिए, मुझे पता था कि कहीं ना कहीं आप कभी कभी बेईमानी कर जाते हैं। यहाँ पर मैंने इंटीरियर ऑफ द अर्थ का जो एनसीईआरटी चैप्टर है उसका क्रस्ट, आपको लेयर ऑफ द अर्थ का क्रस्ट बहुत ही डिटेल में दे दिया है, बहुत ही डिटेल में, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं
डिसकंटिन्यूटी भी आपको मैंने बता दी है, मोहर डिसकंटिन्यूटी बिटवीन द क्रस्ट एंड मेंटल, गुटनबर्ग मेंटल एंड कोर, लेहमन डिसकंटिन्यूटी बिटवीन आउटर कोर एंड इनर कोर। तो ये आपको याद रखना है, मैंने आपको देखने के लिए नहीं दिया है। पी वेव्स के बारे में, यस वेव के बारे में ये सब दे दिया है। पी वेव्स क्या होती है, जो कि तीनों मेटल में, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। यस वेव ओनली सॉलिड में, और ये स्लोअर होती हैं। पी वेव क्या होती है, फास्टेस्ट वेव्स होती है। और यल वेव्स क्या होती हैं, जो सरफेस वेव्स होती हैं, जो बहुत डिस्ट्रक्टिव होती हैं। मोस्ट डिस्ट्रक्टिव आर यस वेव्स। ठीक है, शेडो जोन के बारे में समझोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए, टेम्परेचर इंक्रीज बाय 1 डिग्री सेल्सियस पर 32 मीटर इन अपर क्रस्ट। अगर आप क्रस्ट के अंदर आप जा रहे हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस एवरी 32 मीटर पर इंक्रीजमेंट आपको देखने को मिलेगा। प्रेशर जो है वो भी इंक्रीज होता है। ठीक है, जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे, देखिए यहाँ पर टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी इंक्रीज विद द डेप्थ। तो ये भी आपको पता ही होना चाहिए। बाकी ये पढ़ लेना खुद से यार, मैं कितना आपको बताऊंगा, आप पढ़ेंगे आई होप। देखिए ये थर्ड क्वेश्चन है जो फिर सेम कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, सबडक्शन जोन, वॉल्केनिक इरप्शन, टेक्टोनिक प्लेट्स। तो ये आपको क्या दिखाता है, ये आपको थीम दिखा रहा है कि कितना इंपॉर्टेंट है इस ईयर के लिए। कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द इंडियन टेक्टोनिक प्लेट इज आर करेक्ट। कह रहे कि द सबडक्शन जोन जो है अलोंग विद द हिमालय फॉर्म्स द नॉर्दर्न बाउंड्री। बिल्कुल, नॉर्दर्न बाउंड्री मतलब हिमालय जो बड़े बड़े माउंटेन क्रिएट हो गए, वो क्यों क्रिएट हुए, क्योंकि हमारी जो इंडियन प्लेट है वो जाकर यूरेशियन प्लेट से भिड़ गई। ठीक है, द कोल्यूजन बिटवीन द इंडियन एंड यूरेशियन प्लेट क्रिएट द सबडक्शन जोन एंड हिमालयज व्हिच आर द पार्ट ऑफ नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ द इंडिया। ओके, तो 1 इज करेक्ट। फिर करें कि द ईस्टर्न मार्जिन इज इस इंडियन प्लेट के बारे में बताना, इंडियन टेक्टोनिक प्लेट। करें कि द ईस्टर्न मार्जिन इज अ स्प्रेडिंग साइट, ईस्टर्न मार्जिन ऑफ इंडियन टेक्टोनिक प्लेट इज अ स्प्रेडिंग साइट लाइंग टू द वेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। देखिए वी नो दैट कि इंडियन प्लेट इज नॉट ओनली द इंडियन प्लेट, इट्स ऑल्सो इंक्लूड कॉल्ड दैट इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो इंडियन प्लेट इज ऑल्सो इंक्लूड द ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट। तो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट कहते हैं कि वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, भाई ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट का ईस्ट ऑस्ट्रेलिया जो है इन द फॉर्म ऑफ ओशियनिक रीजेस इन द साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशियन। अगर आप वेस्ट ऑस्ट्रेलिया लोगे तो इंडियन ओशियन आ जाएगा। तो ये बहुत घोचा पेची करके इनकरेक्ट कर दिया इन्होंने, 1 इज करेक्ट। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो ईस्टर्न मार्जिन है, जो ईस्टर्न मार्जिन आप इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जब देखेंगे, ये स्प्रेडिंग रीजेस नहीं यहाँ पर आपको मिलती, यहाँ पर आपको कन्वर्जेंट और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री देखने को मिलेगी। मतलब यहाँ पर ये स्प्रेडिंग रीजेस का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको डाइवर्जेंट बाउंड्री देखने को मिलेगी, नहीं कन्वर्जेंट का। ईस्टर्न मार्जिन है आपका, ये अगर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का ईस्टर्न मार्जिन ही जाकर यूरेशिया से आपका कहीं ना कहीं कोलिजन हुआ है। बाकी आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए टेक्टोनिक प्लेट आप अपने खुद से भी बहुत ज़्यादा पढ़ सकते हैं। बाकी जो मैंने समझाया है आप थोड़ा ये सब समझे रहेंगे, प्लेट बाउंड्री समझेंगे, जो ऊपर मैंने दिया वो पढ़ लेंगे, आपका 70 to 80% काम हो जाएगा। कह रहे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द मेंटल इज आर करेक्ट। फिर वही कहीं ना कहीं वही क्वेश्चन, फिर से ये चौथा से पांचवा क्वेश्चन है जो मेंटल खोर और आपका अर्थक्वेक इस सब पे आया। सीडीएस में भी ऐसे 2 से 3 क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, एनडीए में भी आया हुआ था। तो और यूपीएससी ने तो पूछता ही है एवरी ईयर, और इस ईयर इतना आ रहा है तो कम से कम आप समझ सकते हैं कि 2 क्वेश्चन इनडायरेक्टली आ सकता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि विथ रेफरेंस टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस मेंटल इज आर करेक्ट। मेंटल पार्ट देखिए, ये डिसकंटिन्यूटी मैंने पहले ही वहाँ पर बता दी थी। और मैं आपको बताऊं, जब मैं वो ऐड कर रहा था तब मुझे ये पता भी नहीं था कि 24 क्वेश्चन में ये पूछा गया है। मैंने वो बिना ये क्वेश्चन देखे ऐड किया था, क्योंकि मुझे वो लगा कि ये इम्पोर्टेंट है इस बार के लिए। अब देखिए वही क्वेश्चन यहाँ पर जो है वही रिपीट हो गया, वही पॉइंट। कह रहे कि मोहर डिसकंटिन्यूटी इज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल। बिल्कुल, मोहर डिसकंटिन्यूटी किसके बीच है, क्रस्ट एंड अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल, सही है।
फिर कह रहे कि द लोअर पोर्शन ऑफ द मेंटल जो है इज कॉल्ड द स्टेनोस्फेयर। मैंने क्या बताया था कि अपर मोस्ट जो पार्ट ऑफ मेंटल्स है उसी को हम स्टेनोस्फेयर कहते हैं, जो प्लास्टिक इन स्ट्रक्चर है, जो बहुत ही लूज स्ट्रक्चर है उसका। तो ये इनकरेक्ट हो गया, ये करेक्ट हो गया। बाकी यहाँ पर आप देखिए प्लास्टिक लेयर है अपर मेंटल पार्ट जो है, और उसको हम स्टेनोस्फेयर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ओनली वन आर करेक्ट। अच्छा देखिए लोअर पोर्शन ऑफ द मेंटल जो इन्होंने दिया, ये यहाँ पर स्टेनोस्फेयर के जहाँ अगर मीजोस्फेयर दे देते तो ये आपका लोअर मेंटल हो जाता, जो कि रिजिड है इनकरेक्ट। ठीक है, डू रिमेंबर प्लीज, मेरे लिए ने आप याद कर लेना, अपने लिए नहीं तो। करें व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द टाइड्स इज आर करेक्ट। देखिए टाइड्स पे क्वेश्चन आना ये थोड़ा आप कह सकते हैं कि CDS JPF में ज़्यादा आता है, UPSC में आपको थोड़ा टाइड एनर्जी पे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा, बल्कि आप ये पढ़ लेना, मैं कहूँगा पढ़ लेना, हो सकता है पूछ भी ले। कह द टाइम बिटवीन द लो टाइड एंड हाई टाइड व्हेन द टाइड इज राइजिंग इज कॉल्ड द फ्लो और फ्लड। बिल्कुल सही बात, अगर टाइड इज राइजिंग तो ये कहा जाता है कि फ्लो या फ्लड टाइड। लेकिन टाइम बिटवीन द हाई टाइड एंड लो टाइड व्हेन टाइड इज फॉलिंग डाउन तो उसको क्या कहेंगे, एब टाइड। उसको क्या कहा जाता है, एब टाइड, ठीक है, एब EBB। तो एब एंड फ्लड दो होता है, जब राइजिंग होगा तब फ्लड, जब मतलब गिरता हुआ दिखाया जाएगा या फॉलिंग दिखाया जाएगा, ठीक है, तो वो क्या कहा जाएगा, एब, ये याद रखना। तो ये बिल्कुल सही है। फिर कहेंगे टाइड्स आर हेल्पफुल इन डी सिल्टिंग द सेडिमेंट्स। बिल्कुल सही बात है, ये तो सिंपल सी बात है ना, तो दोनों करेक्ट है यहाँ पर। बाकी यहाँ पर आप पढ़ लेंगे खुद से, मुझे पता है, जो मैंने थोड़ा सा उसमें अटैचमेंट दिया है। फिर देखिए कह रहे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स मार्क्स द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ द गंगा प्लेन्स। अब ये बहुत ही सिंपल है, वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ गंगा प्लेन कौन होगा, यमुना रिवर होगी भाई। वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ गंगा प्लेन्स कौन सेट करता है, यमुना रिवर। तो यमुना क्या है, वेस्टर्न से, घग्गर जो है, घग्गर ये नॉर्थ वेस्ट पार्ट है आपका गंगा प्लेन का, ठीक है। और सोन रिवर कौन सी है, साउथ बाउंड्री ऑफ द गंगा प्लेन्स। बाकी यहाँ पर ये पढ़ लेना, मुझे पता है आप पढ़ लोगे, अच्छे बच्चे हो, बच्चे नहीं मतलब भाई लोग हो आप तो यार। फिर कह रहे कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन इज ऑब्जर्व्ड बाय द ग्रीन हाउस गैसेस। अब देखिए ये सिंपल क्वेश्चन है, मैंने इस पे पता नहीं है ऐड किया, कुछ नहीं किया कि नहीं किया, मुझे ऐड करना चाहिए था। आई थिंक फॉरगेट, यस आई फॉरगेट टू ऐड। ये कोई सिंपल, इसमें तो सिंपल है लेकिन UPSC हार्ड करके पूछेगा। तो इसको तो आपको पता ही होगा कि इंफ्रारेड रेडिएशन है जो कि ग्रीन हाउस गैसेस एब्जॉर्ब करती हैं। अल्ट्रावायलेट जो है ओजोन का होता है, आपको पता है ओजोन है, ठीक है। लेकिन मुझे इसमें आपको वो जो चार्ट होता है वो दे देना चाहिए, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखेंगे वो कई बार पूछा गया है, तो मैं इसमें देखूंगा, इंक्लूड करने का सोचूंगा, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा ये क्वेश्चन 786 होगा ना, इसी को कहते तो हार्स पावर, बट इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़। देख चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर ऐड मैंने ये किया है, इसका मतलब कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा और हैवी है। देखिए सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड फैट पे कई बार UPSC ने क्वेश्चन पूछ रखा है, कई बार साइंस एंड टेक में। तो आपको याद रखना है कि पहली बात तो आप ये याद रखें कि जो कह रहे कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर कार्बन चेन्स। तो याद रखना कि जो वेजिटेबल्स ऑयल्स हैं, जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, जनरली हैव लॉन्ग अनसेचुरेटेड कार्बन चेन्स। तो आपको ये याद रखना है कि वेजिटेबल ऑयल्स जो हैं सेचुरेटेड फैट है, सॉरी अनसेचुरेटेड फैट है, अनसेचुरेटेड फैट्स है। फिर यहाँ पर मैंने यहाँ पर आपको दे दिया है, आपको एक बार ये याद रखना है कि जो आपका अनसेचुरेटेड फैट होता है वो अच्छा होता है, मतलब वेजिटेबल ऑयल अगर आप खाते हो तो वो अच्छा है आपकी हेल्थ के लिए, साइंस एंड टेक के लिए याद रखना। बट जो सेचुरेटेड फैट होता है वो आपके हेल्थ के लिए बैड होता है, ये बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसको राइज करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है।
तो अब आपको बेड कोलेस्ट्रॉल या सेचुरेटेड फैट कहाँ पर आपको देखने को मिला, एनिमल फैट्स, ठीक है। कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल, ये याद रखना, कोकोनट ऑयल एंड पाम ऑयल जो है वो सेचुरेटेड फैट है और वो आपकी हेल्थ के लिए बेड है। यूपीएससी पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा, ठीक है। फिर जो अनसेचुरेटेड फैट होता है वो लिक्विड होता है और अच्छा होता है हेल्थ के लिए, लेकिन जो सेचुरेटेड फैट्स होता है वो आपको सॉलिड दिखेगा, जैसे बटर हो गया, घी हो गया, और ये आपकी हेल्थ के लिए बेड होता है। ये हार्ट डिसीज को इंक्रीज करता है आपके अंदर, ठीक है। हाँ, तो आप ये याद रखेंगे। अब कुछ इसमें जैसे एग्जांपल जो अच्छा है, ऑलिव ऑयल हो गया, फिश ऑयल हो गया, फिक्स्ड ऑयल हो गया, अवोकाडो ऑयल हो गया, ये सब आपके लिए अच्छा है। और अभी हमने क्या देखा, वेजिटेबल ऑयल्स हो गए, ये भी अच्छे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये आप पढ़ लेना, काफ़ी है। देखिए ये आपको लगता होगा कि नहीं पूछा जाएगा, लेकिन प्लीज़ डू रिमेंबर दैट कि ये इतना इम्पोर्टेंट है कि मैं आपको पूरा चार्ट दिया हूँ तो कहीं ना कहीं ये इम्पोर्टेंट होगा ही होगा। फिर देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये मैंने दिया है तो कहीं ना कहीं इसका इम्पोर्टेंस होगा। देखते हैं इसका। देखिए यहाँ पर ही ये क्वेश्चन है, बहुत ही, फिर से ये कौन सा क्वेश्चन है, ये चौथा क्वेश्चन है आई थिंक, जो बॉडी पर है, बॉडी पर पोल्ट्री में, ठीक है। अभी बहुत क्वेश्चन है, जल्दी करते हैं थोड़ा, आप खुद वो पढ़ लेंगे आई होप। कह रहे हैं कि द कमेटी टू रिकमेंड द अपॉइंटमेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन कमीशन कंसिस्ट ऑफ हु ऑफ द फॉलोइंग, हुम ऑफ द फॉलोइंग। तो याद रखेंगे प्राइम मिनिस्टर होंगे उस कमेटी में जो रिकमेंड करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं होते, याद रखना, लीडर ऑफ अपोजिशन होता है और एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, तो 1/3 एंड 4 यहाँ पर आप याद रख लेंगे। सेंट्रल इंफॉर्मेशन जो कमीशन होता है वो, उसमें एक इंफॉर्मेशन कमीशन होंगे और 10 अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होंगे, तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एक और 10 अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, ठीक है। फिर जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होगा वो अपना ऑफिस हो गया, टेन्योर हो गया, सैलरी हो गया, सब कौन डिसाइड करेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। ये अमेंडमेंट हुआ उसके बाद लाया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंफॉर्मेशन कमिश्नर की पावर को थोड़ा कम कर दिया ना। और इनकी जो अपॉइंटमेंट होती है वो 65 ईयर्स के बाद वो रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। या फिर उनकी कितनी ईयर की अपॉइंटमेंट होगी, वो टर्म कौन डिसाइड करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कितने साल, ठीक है। पूरा मतलब आप कह सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में भी। यहाँ पर मैंने आपको दे दिया है, प्लीज़ डू गो थ्रू दीज थिंग्स, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर एडवांस पूछा तो कौन कौन सी जो ऑफिसेस हैं, कौन कौन से जो इंफॉर्मेशन है जो सेक्शन 8 में आते हैं जिसको सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन नहीं डिस्क्लोज करेगा, ये एग्जेम्प्टेड हैं, तो ये सब आप देख सकते हैं। सिंपल सी बात है, जो सिक्योरिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को हैम्पर करे, जो प्रिविलेजेस को ब्रीच करे, ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो, जो ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे वो। बाकी ये पढ़ेंगे आप खुद, मैं क्या ही बताऊं इसमें, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजिंग ऑफ विलेज पंचायत, आर्टिकल 14 सबको पता है, आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी, ठीक है। फिर ये सब मुझे नहीं पता। 329 तो रिलेटेड होगा आपके इलेक्शन कमीशन से। 243D इज ए रिलेटेड ऑफ विलेज पंचायत इवेंट, ठीक है, आपको पता ही होगा। फिर 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे कि गवर्नमेंट बिल इन द पार्लियामेंट इज आर करेक्ट, किसके, कह रहे कि अ मिनिस्टर हैज टू गिव 7 days नोटिस टू इंट्रोड्यूस द बिल। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका बहुत कॉन्सेप्ट आपको इसमें याद रखना पड़ेगा। गवर्नमेंट बिल के बारे में पार्लियामेंट में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। कह रहे कि अ मिनिस्टर हैज़ टू गिव 7 days नोटिस टू इंट्रोड्यूस द बिल, ओके। फिर कह रहे कि द बिल कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ द बिजनेस, वाओ, if it is not circulated at least 3 days before its introduction। हम अपना अप्रोच लगाएंगे, कैन नॉट ये एक्सट्रीम वर्ड, इनकरेक्ट। और हमको पता है पार्लियामेंट में, लोकसभा में स्पीकर बहुत पावरफुल होता है, वो किसी बिल को 2 घंटे 4 घंटे एक दिन में
भी लेकर आ सकता है। नो नेसेसरी ऑफ दैट कि कहीं सर्कुलेट किया जाए इंट्रोड, ऐसी कई बिल लाई गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा जिसको पता भी नहीं था अपोजिशन को ना, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा 2। फिर जैसे 2 इनकरेक्ट हुआ, अब हम देखेंगे यहाँ पर अप्रोच देखते हैं। 2 इनकरेक्ट हुआ तो यहाँ पर आपका 2 ऑप्शन चले गए, ये चला गया, ये चला गया, मतलब 4 तो सही है। फिर कह रहा है कि और 1 भी सही है। अब थर्ड देखते हैं, कह रहे हैं द स्पीकर हैज़ द डिस्क्रिशन, बिल्कुल डिस्क्रिशन जैसे बात किया, टू अलाउ द इंट्रोडक्शन विदाउट प्रायर सर्कुलेशन, दैट्स ट्रू। अब देखिए यहाँ पर आप एक बात देखेंगे कि या तो 2 सही हो सकता है या तो 3, नॉट सर्कुलेटेड विदाउट द प्रायर सर्कुलेशन, तो 2 और 3 तो कहीं साथ में आ ही नहीं सकते, तो ये वैसे ही इनकरेक्ट हो गया था ना। ये सब आपको वहाँ पर भी अप्लाई करना है जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो गया, 1/3 एंड 4। आ बिल अंडर गोज द रीडिंग इन ईच हाउसेस, तो 3 रीडिंग ईच हाउसेस में होता है। ठीक है, ये सब सिंपल है, तो ये आप याद रखेंगे अगले आपके एग्ज़ाम के लिए तीनों पॉइंट। ठीक है, हम जनरली इतना पढ़ते नहीं इन सब के बारे में, तो ये आप याद रखेंगे। फिर ये देखिए क्या पूछा गया कि इन इंडिया नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कैन रेज फंड्स थ्रो पब्लिक फ्रॉम पब्लिक थ्रो। देखिए ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज बहुत न्यूज़ में था इसलिए पूछा गया, और ये पूछा भी जा सकता है फिर से, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको चार्ट दे दिया गया, आप पढ़ेंगे पूरा अच्छे से। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। 1 मिनट, देखिए 1 घंटे से ज़्यादा ऊपर ना हो इसलिए थोड़ा वीडियो फास्ट करेंगे, क्योंकि अभी भी अराउंड 15 क्वेश्चन से ज़्यादा हैं। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा फास्ट करेंगे और ये सब पढ़ेंगे आप खुद। ठीक है, कह रहे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोग्राम लॉन्च फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द एडोलसेंट पॉपुलेशन। सो दिस इज द राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द एडोलसेंट पॉपुलेशन और एडोलसेंट चिल्ड्रन। सबला इज फॉर द गर्ल, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द गर्ल। मनोदर्पण इज फॉर द मेंटल हेल्थ डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ये, बाकी यहाँ पर आप ये पढ़ लेना, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कह रहे कि हु अमंग द फॉलोइंग ऋग्वेदिक गॉड्स वाज कंसिडर टू बी द गार्डियन ऑफ द रोड्स, हर्ड्समैन एंड कैटल्स। तो दिट इज द पूषण, पूषण वाज द गॉड ऑफ द कैटल और रोड्स और हर्ड्समैन। बाकी आप रुद्रा इज अ गॉड ऑफ मेडिसिन, वरुणा इज गॉड ऑफ कॉस्मिक ऑर्डर। ठीक है, ये सब पढ़ना अच्छे से, इसमें और भी लिखा हुआ है डिटेल। फिर ये देखिए, कह रहे कि which one among the following is a popularly known as a Black Pagoda। Very simple question, Sun Temple of Konark। It is built by the Eastern Ganga dynasties। ठीक है, नेम यू हैव टू कमेंट कि हु है नेम ऑफ द किंग। देन सोर टेम्पल ऑफ एट महाबलीपुरम, इट इज नेम एज अ व्हाइट पैगोडा। यूपीएससी नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए फिर मार्तंड वर्मा सन टेम्पल, इट इज इन द यू कैन से मार्तंड सन टेम्पल इन कश्मीर। ये मार्तंड वहाँ पर एक किंग थे, उन्होंने बनवाया था, ये भी आप याद रखेंगे। फिर यहाँ पर मैंने एक काम किया है आपके लिए, सन टेम्पल किसने कब बनवाया ये दे दिया, क्योंकि यूपीएससी पूछ रहा है इस समय, पता नहीं सन टेम्पल पर उसको क्या है। जैसे मोधेरा सन टेम्पल कहाँ है, गुजरात में, सोलंकी डायनेस्टी ने बनाया था। कोणार्क सन टेम्पल उड़ीसा में, जिसको ब्लैक पेगोडा भी कहते हैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, नरसिम्हा देव फर्स्ट ने इसको बनवाया था। मार्तंड सन टेम्पल जम्मू कश्मीर में करकोटा डायनेस्टी के जो मार्तंड थे, या आप क्या कहते हैं मुक्त पीड़ा ललितादित्य थे, उन्होंने बनवाया था इसको। ठीक है, बाकी यहाँ पर भी और बाकी आप देख लेंगे। फिर कह रहे कि इसमें से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको सेटअप करना है, बिगिनिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट, सबसे पहले क्या हुआ था। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और यूपीएससी भी पूछ सकता है। हमको पता है कि जो पाणिनि अष्टाध्यायी है, ठीक है, ये पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा था, वो अराउंड आप कह सकते हैं कि 6th सेंचुरी बीसी में लिखा था। फिर जो पतंजलि हैं, इन्होंने पतंजलि ग्रामरियन हैं जिन्होंने महाभाष्य लिखा था, कमेंट्री ऑन द पाणिनि। ये महाभाष्य क्या है, कमेंट्री ऑन द पाणिनि, तो इसका मतलब पाणिनि पहले हुए होंगे पतंजलि से। पतंजलि आपको 2nd बीसी में मिल जाएंगे, और ये आपको आप वो जो सुंगा पीरियड था ना, उस टाइम आपको देखने को मिलेगा। पाणिनि आप समझ सकते हैं कि जब
आप कह सकते हैं जब वहाँ पर बिंदुसार थे, अजात शत्रु थे, उस टाइम पे थोड़ा आप गौतम बुद्ध वगैरह के टाइम पे आप समझ सकते हैं, ठीक है। फिर शूद्रकाज, ये आप समझ सकते हैं कि ये आपको थोड़ा मतलब क्या समझ सकते हैं कि आपको गुप्ता पीरियड के टाइम पे वराह मिहिर, ये भी आपको गुप्ता और इसी के अराउंड आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, पहले 3 होगा फिर 4 होगा, तो पहले 3 और फिर 4, ये आपका आंसर हो गया 1, फिर आपका 2 आ जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको दे दिया थोड़ा, उनका बुक वगैरह का नाम भी दे दिया, आप पढ़ लेना, ठीक है। फिर कह रहे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में आप देखते हैं कि टेराकोटा मॉडल ऑफ द प्लो कहाँ से मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये आपको मिला है बनावली से। कालीबंगन से आपको क्या मिलेगा, कालीबंगन से आपको प्लो फील्ड मिलेगा, यहाँ पर मैंने दे दिया है प्लो फील्ड कालीबंगन से। लोथल क्या था, एक डॉक यार्ड था, एक पोर्ट था, ठीक है। हड़प्पा क्या थी, एक बहुत फेमस सिटी थी। फिर 47 देखिए यहाँ पर कह रहे कि इन विच ईयर द फर्स्ट मॉडर्न यूनिवर्सिटी सेटअप इन कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे। मैं सच में बताऊँ, ये क्वेश्चन मुझे बहुत प्रेडिक्टेबल लगता है कि ये पूछा जाएगा यूपीएससी में 1 से 2 साल आने में, वो 2 साल में। और ये क्वेश्चन जब इसमें नहीं भी पूछा गया था, उससे पहले भी मुझे पता था कि ये क्वेश्चन आएगा। जब मैं स्टडी कर किया, स्पेक्ट्रम पढ़ा, तब भी मुझे पता चल गया था ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो आपको याद रखना, कलकत्ता हो गया, मद्रास हो गया एंड बॉम्बे हो गया, दे वर इस्टेब्लिश इन द, अब यू कैन नो 1857। क्यों, आप याद रखना कि जो कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे है, ये 1857 में इस्टेब्लिश हुए थे, बट जो वुड्स डिस्पैच 1854 में आया था उसके अंडर। बाकी यहाँ पर आप ये पढ़ लेना, मैंने इसी तर्ज पे क्वेश्चन दिया है। जो कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे का हाई कोर्ट है वो कब इस्टेब्लिश हुए थे, 1861 में। जो सॉरी, जो आपका समझे इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 में आया था और इस्टेब्लिश किया था 1862 में। ये पढ़ेंगे आप तब पता चल गया, इसी तर्ज पे मैंने क्वेश्चन दिया है, पक्का पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, हाई कोर्ट वाला जैसे कि ये पूछा गया ऐसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, ये देखिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये देख लेना। आप कह रहे कि जो आप हम लोग जो कैलेंडर फॉलो करते हैं उसमें कार्तिक मास ये सब आप देख लेना। मुझे पता था क्योंकि मैं यूपी से हूँ, मम्मी बोलती रहती हैं आषाढ़, भादव, सावन, पौष, माघ, पता नहीं क्या क्या, ठीक है। तो मैंने तो वो सॉल्व कर लिया था, आप भी देख लेना अपने तौर पे। कह रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, मैंने दे भी दिया है थोड़ा, आप यहाँ पर देख लेंगे तो वो समझ में आ जाएगा। कह रहे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द नर्मदा बेसिन। अब देखिए छत्तीसगढ़ अमरकंटक और से निकलती ही है, तो यह तो पार्ट होगा। गुजरात से तो फ्लो ही होता है, महाराष्ट्र से फ्लो होता है, राजस्थान इज अ नॉट अ पार्ट ऑफ। तो नर्मदा बेसिन का कौन सा पार्ट नहीं है, राजस्थान नहीं है, एनसीईआरटी से लिया गया। यहाँ से आप ये, मैं इतना ये जरूर कहूँगा कि ये इसकी 1-2 ट्रिब्यूटरी आप याद कर लेना नर्मदा की, पता नहीं कि यूपीएससी को प्यार होता जा रहा है नर्मदा से। तो अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। ये सूरत हो गया, ये आप यहाँ पर महाराष्ट्र देख सकते हैं ना, महाराष्ट्र से होकर फ्लो होते हुए जाती है। मध्य प्रदेश में तो है ही ये पूरा, छत्तीसगढ़ में अमरकंटक है इधर, ठीक है। राजस्थान तो बहुत ऊपर हो जाता है, उसमें नहीं। तो यहाँ की आपको 2 से 3 ट्रिब्यूटरी में बताऊंगा। सरदार सरोवर पहले डैम याद रखो, फिर आप याद रखेंगे कि एक ट्रिब्यूटरी ये तवा, तवा एंड बरगी, फिर ओमकारेश्वर प्लेस इसी के रिवर के तट पर है, ये आप याद रखो। नर्मदा सागर डैम याद रखो, महेश्वरा याद रखो, ये सब आप याद रख लेना, थोड़ा देख लेना, वो मैप आपको दिख ही गया क्या है इसमें, ठीक है। तो राजस्थान ओनली, तो मतलब ओनली 4। फिर देखिए ये मैंने एक सॉइल पर एक डॉक्यूमेंट आपको दिया था, वहाँ से आपके सारे क्वेश्चन सॉइल पे सॉल्व हो जाएंगे। सीडीएस में पूछा गया था, अभी ये सीआईएसएफ में पूछा गया, एनडीए में पूछा गया, यूपीएससी में भी पूछा गया है सेम क्वेश्चन, और यूपीएससी में आता भी है सॉइल पे, नो डाउट। कह रहे हैं ब्लैक सॉइल हेल्प्स टू रेन फेड क्रॉप्स टू सस्टेन ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ब्लैक सॉइल में वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो सही है। फिर कह रहे कि ब्लैक सॉइल कैन रिटेन मॉइस्चर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, यही मैं बोल रहा था। तो यहाँ पर दोनों सही है, दोनों एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। बाकी यहाँ पर मैंने ब्लैक सॉइल के बारे में दे दिया है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि पढ़ें आप इसे बहुत अच्छा। यहाँ पर आप देख सकते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो ब्लैक सॉइल की वो बहुत ज़्यादा होती है। एक बात आप याद रखेंगे कि ये आपकी ब्लैक सॉइल जो है
वो किस में रिच होती है, तो दे आर रिच इन आयरन एंड लाइम। और पुअर किस में होते हैं, लाइम एंड मैग्नीशियम में रिच होते हैं। पुअर इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। तो ये आपका काम है याद रखना, ठीक है। बाकी आप ब्लैक सॉइल का वो डॉक्यूमेंट फॉलो करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा मिलेगा देखने को। फिर कह रहे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर खरीफ क्रॉप्स इन इंडिया। अब ये सब तो सिंपल सी बात है, वो आप देख लेना कौन से खरीफ से कौन। कॉटन खरीफ से होता है, हमें पता है ना, कॉटन इज आर खरीफ। ग्राम खरीफ नहीं होता, ग्राम नहीं मेज खरीफ होता है, आपको पता होगा, ठीक है। जो आपके ये ग्राम है वो राबी क्रॉप्स होता है, मस्टर्ड जो है राबी क्रॉप्स होता है। तो यहाँ पर ये वन लगा सकते हैं आप, देख लेना खरीफ और राबी क्रॉप्स वहाँ पर जो दिया गया वो पढ़ लेना, बाकी आप खुद से पढ़ना। ये इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में पूछा गया। तो कह रहे हैं कि ये थोड़ा क्वेश्चन जो था नॉलेज प्लस अप्रोच का क्वेश्चन है। कह रहे कि इट इज ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ एट अ स्पीड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1 लाख किलोमीटर पर हावर। 1 लाख है, 1000 नहीं है, 10,000 नहीं है, 1 लाख दे दिया सीधा। पॉसिबल है ये? नो। फिर है कि इट रिवॉल्व्स द कंप्लीट अर्थ ऑर्बिट एवरी 90 मिनट्स, दैट्स ट्रू। तो अगर एवरी 90 मिनट्स में ये रिवॉल्व करता है तो एवरी 45 मिनट्स पे ये क्या दिखेगा, सनराइज एंड सनसेट देखेगा। ये दोनों सही है, 2 और 3 आर करेक्ट। देखिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में मैंने ये जो चार्ट दिया है ये आप याद रखें कि ये लो अर्थ ऑर्बिट में है 400 किलोमीटर पर, और 16 ऑर्बिट पर डे ये करता है, 16 ऑर्बिट, समझ सकते हो। 90 मिनट्स में एक ऑर्बिट, इसकी स्पीड क्या है 28,000 किलोमीटर पर आवर, वो कितना दे दिया था 1 लाख। फिर नासा इसका है, रॉसकोमोस रसिया का है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है जापान की, और कनाडा की, ये सब मिलके इसके पार्टिसिपेंट हैं जो ISS है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है। बाकी ये सब देख लेना आप, यहाँ पर आप पढ़ लेंगे तो आपको इसको एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो सोलार पावर्स वगैरह से, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है नो डाउट। अब देखिए ये क्वेश्चन एक्सरसाइज पे 2024 में भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, सिम्बैक्स ये कौन, इसका पहले फुल फॉर्म याद रखो, पार्टिसिपेंट आपको फुल फॉर्म से मिल जाएगा, सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज। तो सिंगापुर एंड इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज है। आपको लगता होगा कि ये सब विदाउट, क्योंकि यूपीएससी ने आंसर की नहीं रिलीज़ किया तो बहुत इजी है ये सब करना। 5 आवर्स लगे हैं इसको सॉल्व करने में, पूरा डिटेल के साथ और एक्यूरेसी के साथ 5 आवर्स, तो आप समझ सकते हैं, बाकी ठीक है। तो सिम्बैक्स इज ए बिगन एज ए एक्सरसाइज लॉयन किंग इन द ईयर 1994, याद रखना है, सही है। कह रहे द रिसेंट एक्सरसाइज हेल्ड इन द अक्टूबर 2024 एट इट्स 31st एडिशन, दैट्स आल्सो करेक्ट। अब देखिए अगर 1994 में हुआ था और अक्टूबर 24 में फिर हुआ, तो अगर एवरी ईयर माने तो 31st एडिशन ही होगा, तो दोनों करेक्ट है। फिर कह रहे कि INS जो शिवालिक है वाज द साइट फॉर इट्स ओपनिंग सेरेमनी, दैट्स आल्सो करेक्ट, याद रखना है आपको। फिर यहाँ पर देखिए कह रहे कि इट्स हार्बर फेज वाज हेल्ड इन द बे ऑफ बंगाल। देखिए हार्बर फेज वाज हेल्ड इन द बे ऑफ बंगाल एंड द सी फेज एट विशाखापट्टनम। यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, एक्सचेंज कर दिया। हार्बर फेज कहाँ पर आपका होगा, विशाखापट्टनम में, और सी फेज कहाँ पर आपका होगा, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। तो यही इनकरेक्ट होगा, इनकरेक्ट ही पूछा था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप कहेंगे इसमें क्यों मैंने कुछ ऐड नहीं किया, जितना लिखा है यही याद कर लो, दैट्स मोर देन इनफ फॉर योर यूपीएससी प्रीलिम्स। फिर देखिए व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द 31st एडिशन ऑफ एशियन इंडिया समिट इज नॉट करेक्ट। देखिए एशिया इंडिया समिट जितना मैं बताऊंगा उतना तो आप पढ़ेंगे ही, बट इस बार ये हुआ इतना इम्पोर्टेंट है ये समिट, बहुत ज़्यादा आपके प्रीलिम्स के लिए, तो आपको पढ़ना है। नॉट करेक्ट पूछा है तो आपको पहले याद रखना कि एशिया इंडिया समिट कहाँ पर हुआ था, लाओस PDR में हुआ। तो ये कौन सा था, तो 31st था, और इसका ये इनकरेक्ट है इसमें यहाँ पर, क्योंकि ये इन्हेंसिंग क्रिएटिविटी नहीं है, इन्हेंसिंग कनेक्टिविटी है एंड रेजिलियंस है, इसका थीम था, तो ये इनकरेक्ट है, ये सही है। फिर कह रहे कि इंडिया अनाउंस द ईयर 2025 एज द एशियान इंडिया ईयर ऑफ टूरिज्म, ये भी करेक्ट है,
ये सब मैं आपको ऐसे नहीं बता रहा, ये आपको याद रखना है बाबूजी। फिर इंडिया इनवाइटेड एशियन लीडर्स टू ज्वाइन प्लांट अ ट्री फॉर अ मदर कैंपेन, ये भी करेक्ट है। तो ये तीनों पॉइंट आप याद रखेंगे अपने एग्जाम के लिए। बाकी मैंने यहाँ पर ये लिंक दिया, आप जैसे पेस्ट करेंगे तो मिनिस्ट्री जो है इसके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, वहाँ पर आप पहुँच जाएंगे। मैंने पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ा है, आपको भी पढ़ना चाहिए, ठीक है। बाकी मैंने यहाँ पर ये इंडिया एशिया समिट के बारे में दिया, इतना भी आप कर लेंगे तो आपका 99% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बट अगर आपको पूरा वहाँ पर पढ़ना है तो आप पढ़ लेना, ये इंडिया एशिया समिट के बारे में दिया गया है, ठीक है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार की समिट। फिर ये देखिए, करेक्ट एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज इंडियाज फर्स्ट एनालॉग स्पेस मिशन लॉन्च रिसेंटली। तो ये लेह में लॉन्च हुआ है। वन लाइनर याद रखिए, बाकी ये याद रखने की इसरो ने मिलकर लॉन्च किया है इसको। कहाँ पर आपका, तो ये आप ये को पता होगा, लेह में, ठीक है। बाकी कोई बात नहीं, ये आप याद रख लेना वन लाइनर में, नो डाउट। अभी कितने क्वेश्चन है यार, मैं तो थक गया। यस, आफ्टर दैट डन, ठीक है, ये भी कर लेते हैं, क्यों छोड़ना। ये क्वेश्चन मतलब इनडायरेक्टली पूछा जा सकता है, एक बार याद रखना। इसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना, कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्रेफाइट इज और करेक्ट। सॉरी, ये क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन आप अपने उसके लिए जान सकते हैं। इसका आपका आंसर मैं बता दूं क्या होगा। ग्रेफाइट इज बेटर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी दैन डायमंड, ये सही है। फिर कह रहे ग्रेफाइट एंड डायमंड बोथ हैव इक्वल, नो। कह रहे ग्रेफाइट कंटेन्स हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन देन डायमंड, नो। तो करेक्ट ही पूछा गया था, तो यही सही है, ठीक है। मैंने ऐसे ही बता दिया, ये क्वेश्चन नहीं, एक क्वेश्चन था यार। चलो अभी बताता हूँ मैं। ये क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन तो पूरा इंपॉर्टेंट है। पीएम प्रणाम स्कीम के बारे में जो अभी लॉन्च हुई थी, आपको ये पूरा इसके बारे में जितना हो सके पढ़ लेना। और इसका इन्होंने इसमें तो फुल फॉर्म ही पूछा है, तो आप याद रखिए, पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस जनरेशन नरिशमेंट एंड एम्लियोरेशन ऑफ द मदर अर्थ, इट इज़ द फुल फॉर्म, ठीक है। अच्छा, ये स्कीम का काम क्या है, ये इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो फर्टिलाइजर्स कंजम्पशन है, जो यूरिया कंजम्पशन है, उसको कम करना है। तो ये अगर कोई स्टेट जो है, जैसे मान लेते हैं कि बिहार एक स्टेट है, अगर वो यूरिया कंजम्पशन या फर्टिलाइजर कंजम्पशन कम कर देता है, तो जितना वो कम करेगा उसका 50% सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट उस स्टेट को देगी, ठीक है। यहाँ आपको ये देख सकते हैं पीएम प्रणाम के बारे में, पूरा पढ़ लेना ये पीएम प्रणाम स्कीम के बारे में। बाकी ये सब यार कहाँ T20 वर्ल्ड कप हुआ था, ये सब तो आप खुद पढ़ सकते हैं। ये थोड़ा मतलब आप याद कर लेना, ये इम्पोर्टेंट है। कह रहा है ये क्वेश्चन नहीं इम्पोर्टेंट है, इसका डिटेल इम्पोर्टेंट है, डिटेल आप पढ़ेंगे। कोल इंडिया लिमिटेड पर पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और इसका ये 15th एनिवर्सरी थी, आप समझ सकते हैं, तो ये आप याद रखेंगे। अच्छा, कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में बात करें तो 1975 में ये सेटअप हुआ था, ठीक है। और अगर हम थोड़ा और भी बात करें इसका, तो ये 80% ऑफ इंटायर सप्लाई जो है कोल पावर प्लांट का, वो कोल इंडिया लिमिटेड ही प्रोवाइड करता है। कोल इंडिया लिमिटेड जो है सिंगल लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी इन द वर्ल्ड, ये यूपीएससी में पूछा गया है। फिर कोल इंडिया लिमिटेड ऑपरेट 82 माइनिंग्स ओवर 8 प्रोविंशियल स्टेट्स, आप यूपीएससी कर देगा यहाँ 9, यहाँ 10। फिर हेडक्वार्टर कहाँ है, कलकत्ता में है, ठीक है, ये याद रखेंगे आप। बाकी ठीक है यार, आई होप आप समझ गए होंगे। ये फिर एक आर्मी एक्सरसाइज आ गया, कह रहे कि द इंडियन आर्मी वज्र प्रहार, ये सबसे पहले आपको याद रखना है किसके किसके बीच में था, तो यूएस और इंडिया के बीच ज्वाइंट स्पेशल एक्सरसाइज है, और ये कहाँ पर होगी, तो इडाहो यूएसए में कंडक्ट की गई है। तो बस इतना ही आपको याद रखना था, यूएसए के बीच है, बाकी तो ठीक है, कोई ना। और कोई क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखते हैं। फिर एक आईएनएस तुसिल, कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द आईएनएस तुसिल। कह रहे हैं कि इट इज डेवलप इन कोलोबरेशन विथ रसिया, करेक्ट है।
कह रहे कि दिस शिप्स नेम तुसिल मीन्स अभेद्या कवच। दोनों करेक्ट है, यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर INS तुसिल के बारे में दे दिया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इतना इसको पढ़ें कि कोई समझ भी ना पाए। ठीक है, सब पूरा वो पढ़ लेना। फिर यहाँ पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, कह रहे कि 16th कॉन्फ्रेंस जो है ऑफ द पार्टीज ऑफ UNCBD यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाज हेल्ड कैल। सबसे पहले आप याद रखना, कैली जो प्लेस है वो कोलंबिया की सिटी है। ठीक है, बाकी यहाँ पर मैंने बता दिया कि इसमें क्या हुआ था, ये आप पढ़ लेंगे थोड़ा। ठीक है, फिर देखिए कह रहे हैं कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द 14th सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज टू ऑब्टेन द स्टेटस ऑफ महारत्ना। देखिए कौन अटेम्प्ट किया, ये तो कम इम्पोर्टेंट है, HAL ने किया था, बट ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कैसे उनको स्टेटस मिलता है, कौन देता है। तो अगर स्टेटस की बात करें तो कौन देता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री प्रोवाइड करते हैं, एक कमेटी होती है उसके रिकमेंडेशन पर। ठीक है, फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि जो स्टेटस, ये जो हेल है, ये जो नवरत्ना स्टेटस है वो 1997 में स्टार्ट हुआ था। और महारत्ना स्टेटस क्या है, महारत्ना स्टेटस कौन सी कंपनी को मिल सकता है, जो पहले से सेबी में रेगुलेशन के अंडर आते हैं, सेबी में रजिस्टर्ड हैं और पहले से उनको नवरत्ना स्टेटस मिला हुआ है, और उनका जो एनुअल प्रॉफिट है वो 5000 करोड़ है। ठीक है, और उनका ग्लोबल प्रेजेंस है। तो ये सब याद रखना कि महारत्ना स्टेटस उन्हीं कंपनीज को मिल सकता है। ठीक है, फिर कह रहे कि अग्नि 4 जो मिसाइल है इज द लॉन्च ऑफ विच कंडक्टेड अंडर द एजिस ऑफ द स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड इंडिया। इसके बारे में बताना है कैसी मिसाइल है, तो ये आप याद रखना इंटरमीडिएट रेंज ब्लास्टिक मिसाइल है। अग्नि 5 जो है वो लॉन्ग रेंज ब्लास्टिक मिसाइल है। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना कि अग्नि इज अ ब्लास्टिक मिसाइल और अग्नि 4 इज अ इंटरमीडिएट ब्लास्टिक मिसाइल। ठीक है, यहाँ पर आप समझ सकते हैं, यहाँ पर मैंने अग्नि 4 के बारे में दे दिया है, आप याद रखेंगे। प्लीज डू रीड दिस, डोंट फॉरगेट। इट कैन गो एज फार एज 4000 किलोमीटर्स और इंटरमीडिएट रेंज ब्लास्टिक मिसाइल है ये। ठीक है, किसने डेवलप की, अच्छा ये इसका जो प्रीडिसेसर है वो भी आप याद रखेंगे, कहाँ पर इसको कैरिड आउट ऑन द उड़ीसा चंडीपुर के कोस्ट पे हुआ था। याद रखना ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, ये सॉलिड फ्यूल है, 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल है। ठीक है, आई होप आप याद रखेंगे यार, क्योंकि आप अच्छा इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो आप ये याद रखेंगे जो 11 अक्टूबर है, वहाँ पर पूछ सकता है UPSC, क्या पता वो सोचे कि पूछ ले, और वो नहीं पूछेगा तो यहाँ पर आपको थोड़ा थीम वगैरह देख लेना। ठीक है, तो ये आपका हो गया। उसके बाद जो ये बी है, सेक्शन बी है, ये CISF में आप यहाँ पर देख सकते हैं, वृत्तिक कौशल मतलब जो प्रोफेशनल स्किल के लिए है। यहाँ पर आपका ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं इम्पोर्टेंट है। अरे भाई इतने ही क्वेश्चन जितने हुए बहुत हैं यार, अगर आप रिवाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि कितने ज़्यादा क्वेश्चन हमने कर लिया। ठीक है, PDF आपको JPD-IAS पर मोस्ट प्रोबेबली दे दी जाएगी। ठीक है, JPD-IAS PCS। जय हिंद, जय भारत, खुशी रहो, हैप्पी रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, प्रिपरेशन करते रहो, जो होगा देखा जाएगा। जय हिंद, जय भारत।